हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है आप सभी की? बढ़िया। मैं ऋषिराज यादव और सीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता होगा जैसा कि हम 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 11 लेक्चर के बाद मैं 12वें लेक्चर में जो एंटर कर रहा हूं, तो मैंने लास्ट में बताया भी था आपको कि 12th लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हम बोलते हैं श्वसन का नियमन। याद रहे हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स संवातन एवं गैसों का विनिमय। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, आसानी से समझ में आ जाए। यदि मैं आपको कहूं कि ये जो मैकेनिज्म है ये इनवॉलेंट्री है, अप टू ए लेवल वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक लेवल तक, एक लिमिट तक इच्छा शक्ति के अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? अब जरा ध्यान से समझे इसको कि एक लेवल तक वॉलेंट्री है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे ब्रेन का पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज ए इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक है, बट अप टू ए लिमिट वॉलेंट्री मीन्स ऐच्छिक। अब ध्यान से समझे इस पॉइंट। वॉलेंट्री है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। और इनवॉलेंट्री है तो अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। इस टाइम पर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और इस टाइम पर ब्रेन का फोर ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम करता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट हैं? फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क एंड हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और इस हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो इस हाइंड ब्रेन के भी कौन से पार्ट? मेनली पॉन्स एंड मेडुला। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपसे कहा जाए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसी को बोलते हैं श्वसन लय केंद्र, और पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये पॉन्स और मेडुला इन दोनों की लोकेशन है। अब ध्यान से समझिए है क्या और किस तरीके से ये रेगुलेशन चल रहा है। तो ये रेगुलेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। एक का नाम दे दिया न्यूरल और एक का नाम दे दिया केमिकल। इसका मतलब कौन कौन सा? तंत्रिकीय नियंत्रण या नियमन, और दूसरा रासायनिक। और दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। एक साइड में मैं न्यूरल की बात कर रहा हूं, न्यूरल रेगुलेशन की। न्यूरल रेगुलेशन में थोड़ी देर के लिए सोचे क्या क्या होना चाहिए। जब हम नॉर्मल ब्रीथ इन कर रहे हैं, सामान्य अंतः श्वसन, नॉर्मल ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो सामान्य बाह्य श्वसन। बताओ बेटा क्या क्या चाहिए उसके लिए?
बोले, यदि हमने नॉर्मल ब्रीद इन किया और नॉर्मल ब्रीद आउट किया तो दो चीजें चाहिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक और दूसरी डायफ्राम मसल। हम नॉर्मल इन नॉर्मल आउट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक रिदम है, लय है, एक इन आउट नॉर्मल, और इसके अंदर EICM, और इस तरीके का रिदम सेंटर हमारे ब्रेन के पश्च मस्तिष्क में DRG के रूप में मेडुला में प्रेजेंट है। पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग में? मेडुला में। उसे क्या बोल रहे हम? DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ही नॉर्मल रिदम मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब सामान्य जो लय है उस लय को बनाने के लिए कौन काम कर रहा है? इसे हम बोलते हैं पृष्ठ श्वसन समूह। न्यूरॉन का एक ग्रुप है जो अपना मैसेज कहां पर भेज रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और कहां भेज रहा है? डायफ्राम। इसका मतलब नॉर्मल रिदम को मेंटेन करने के लिए DRG जिम्मेदार है, और DRG को ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं जो मेडुला में स्थित होता है। उसी के वेंट्रल साइड में VRG प्रेजेंट है, जिसे अधर श्वसन समूह के नाम से जानते हैं, या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये सामान्य एक्टिविटी के दौरान इनएक्टिव रहता है। तो कौन सी एक्टिविटी के दौरान चलेगा? फोर्सफुली एक्टिविटी। जब भी हमारे को बलपूर्वक कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उस बलपूर्वक एक्टिविटी के दौरान ये काम करेगा। बलपूर्वक में कौन सी मसल काम करती है? एक्सेसरी मसल सहायक। किस तरीके की? एब्डोमिनल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, उनके पास मैसेज, एब्डोमिनल में ओब्लिक है, रेक्टस है, ये मसल जो है उनको मैसेज देने का काम कौन करेगा? DRG। कितने ग्रुप हुए? DRG और VRG। DRG को ही क्या बोल रहे हैं हम? रिदम सेंटर। DRG और VRG को एक हाइपोथेटिकल सेंटर है पोन्स के अंदर, एप्न्यूस्टिक सेंटर, वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, प्लस प्लस। हमारी बॉडी की नीड के अनुसार, हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार पॉजिटिव फीडबैक दे रहे। इस एप्न्यूस्टिक सेंटर के ठीक ऊपर पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो इसे नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल इन हम कर रहे थे उस इन के ड्यूरेशन को कम कर देना। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसका मतलब हमारी बॉडी में नॉर्मल लय को या नॉर्मल रिदम को बनाए रखने के लिए DRG रेस्पॉन्सिबल है, फोर्सफुली एक्टिविटी को VRG रेस्पॉन्सिबल है, और इस दोनों को पॉजिटिव फीडबैक देता है एप्न्यूस्टिक सेंटर जो पोन्स में लोकेटेड है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो इसे नेगेटिव फीडबैक देगा वो पोन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ स्थित होता है? ब्रेन के पश्च मस्तिष्क के पोन्स एरिया में। एप्न्यूस्टिक हाइपोथेटिकल सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? पश्च मस्तिष्क के पोन्स एरिया में। DRG या रिदम सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला में, पश्च मस्तिष्क। VRG कहां पर है? पश्च मस्तिष्क के मेडुला। क्लियर है बेटा? हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। अब यदि बात करें हम कि ये जो नियमन पॉसिबल हुआ, इसी नियमन को हम केमिकल के बेसिस पर देखें इससे पहले कि हम एक रिफ्लेक्स की बात करते हैं।
रेफ्लेक्स समझते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हैरिंग ब्रूअर्स रेफ्लेक्स। ध्यान से समझे क्या है ये हैरिंग ब्यूरर रेफ्लेक्स। मैंने ये कहा एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिव है तो वो मैसेज दे रहा है, ये नॉर्मली आउट, एयर बाहर जा रही है, और ये नॉर्मली इन। एयर अंदर आ रही। आप देखें यहां पर कि नॉर्मल आउट और इन ये एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसे केस में हमारा रिदम चल रहा है आउट और इन। यदि इस रिदम में बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर फोर्सफुली इन किया तो हमारे पास इसका लेवल और ज्यादा राइज कर जाए। फोर्सफुली इनमें जैसे जैसे एयर इन होगी तो ये एयर इस एल्यूलाई की वाल के ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर देगी, और जो ये प्रेशर बनाएगी इससे डर क्या हमें, इस एल्यूलाई की वाल फट नहीं जाए। देखो दो चीजें बताई थी मैंने, रेजिडुअल वॉल्यूम एल्यूलाई को पिचकने से बचाएगी, अब मैं फटने की बात कर रहा हूं। तो ये फट नहीं जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर होने चाहिए जो इस एल्यूलाई की भित्ति में उपस्थित होते हैं, जिसे बोलते हैं खिंचाव के संवेदनांग। कौन से हैं, खिंचाव संवेदनांग। नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट चल रहा था, एपनिस्टिक सेंटर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था। जैसे ही एक्सेस इनहेलेशन हुआ तो मैं ये कह सकता हूं एक्सेस इनहेलेशन मीन्स अधिक मात्रा में अंतःश्वसित हुआ, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गई। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही ये अपना मैसेज पीसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर को दे देते हैं, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन को ऑफ कर देता है और एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर देता है, मीन्स ऑन करवा देता है। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करने का काम करता है, और इस तरीके से हमारी एल्यूलाई को फटने से बचाने के लिए ये जो रेफ्लेक्स जनरेट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, हैरिंग ब्यूरर रेफ्लेक्स। तो ये क्या दे रहा था, पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या देना शुरू कर दिया, नेगेटिव फीडबैक। जब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे तब नॉर्मल रिदम के फॉर्म में काम करेगा, नॉर्मल इन नॉर्मल आउट। तो क्वेश्चन पूछा जाए हैरिंग ब्यूरर रेफ्लेक्स क्या है, किसी भी एल्यूलाई को एक्सेस इनहेलेशन या अत्यधिक मात्रा में अंतःश्वसन के दौरान उसे फटने से बचाने के लिए एक रेफ्लेक्स होता है, उसी को बोल रहे हैं हम हैरिंग ब्यूरर रेफ्लेक्स। क्लियर है, पता लगा किस तरीके से ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, किस तरीके से। ये तो बात हुआ न्यूरल कंट्रोल की। अब मैं बात कर रहा हूं केमिकल कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल करता है।
बेटा ध्यान से समझे, क्योंकि केमिकल कंट्रोल से 2 बार AIPMT में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछने के जो चांस है तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट सेंटर की, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की लोकेशन क्या है, पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि DRG या रिदम सेंटर की लोकेशन क्या है, इसके अलावा न्यूमोटैक्सिक एपनेस्टिक सेंटर या VRG की लोकेशन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल या रासायनिक नियमन। अब इस रासायनिक नियमन में क्या है, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास में फोर चैम्बर्ड हार्ट, और यहां पर यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से एक आर्क दिखाई देगा, एक चाप दिखाई देगा। और इस चाप के अपर डायरेक्शन में ये ब्रांचिंग दिखाई देंगी, और ये ब्रांचिंग आगे जाके इस तरीके से बाइफरकेट हो जाती है। ये जो बाइफरकेट हुई है, इस बाइफरकेशन पॉइंट के ऊपर यहां पर विशेष प्रकार की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे कीमो रिसेप्टर या रासायनिक संवेदक कहते हैं। और इस आर्क के अंदर भी विशेष प्रकार की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कीमो रिसेप्टर। तो ये किसकी लोकेशन, हार्ट की लोकेशन। ये किसकी लोकेशन, अरोटा आर्क, जो भी हमारी महाधमनी का चाप है वो है, और ये है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये वाली लेफ्ट हो गई, ये वाली राइट हो गई। अब जो विशेष प्रकार के यहां पर ये जो संवेदक हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, इन्हें बोलते हैं एरोटिक बॉडीज। और ये जो संवेदक हैं इन्हें बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। दोबारा समझे ध्यान से इसको, कि हमारी बॉडी में इस रेस्पिरेशन का नियमन 2 तरीके से, एक न्यूरल तंत्रिकीय, एक केमिकल रासायनिक। तंत्रिकीय नियंत्रण में मैंने 2 बताया कि जब जब हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री कंट्रोल होगा तो हाइंड ब्रेन का पॉन्स एंड मेडुला काम करेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, वो करेगा। पॉन्स एंड मेडुला के अंदर, पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर मौजूद थे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का रोल है इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देना। उसके बाद मैंने आपको DRG या रिदम सेंटर, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो मेडुला में लोकेटेड है, उसके बारे में बताया। और नेक्स्ट बात जो मैंने बताई वो हैरिंग ब्यूरर रेफ्लेक्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने शुरुआत की केमिकल रेगुलेशन या रासायनिक नियमन
रासायनिक नियमन में जो मैंने बताया कि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होगा वो एरोटा के थ्रू, ग्रुप ऑफ आर्टरीज है ये, जिसे महाधमनी कह रहे हैं, महाधमनी चाप। इसके अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर्स, ये जो कैरोटिड आर्टरी है इसके अंदर भी क्या है, कीमो रिसेप्टर्स। और ये जो कीमो रिसेप्टर है उनको विशेष नाम दे दिया, ये ब्रेन को सप्लाई होने वाली, तो इस बाइफर्केशन पॉइंट पर, इस बाइफर्केशन पॉइंट पर कैरोटिड बॉडीज, और यहां पर जो प्रेजेंट है वो एरोटिक बॉडीज, जो विशेष प्रकार के कीमो रिसेप्टर्स, रासायनिक संवेदन। ये क्या है, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, किससे, वो भी समझे ध्यान से। यहां पर O2 का इनसिग्निफिकेंट रोल है, O2 का इनसिग्निफिकेंट रोल है। इसका मतलब O2 ज्यादा है या कम है इस ब्लड के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। किससे मतलब है, यदि इस ब्लड के अंदर कौन सा आर्टेरियल ब्लड है, इसके अंदर CO2 का लेवल राइज हो जाए, CO2 का लेवल राइज होगा तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये राइज हो जाए, या मैं कह सकता हूं pH लेवल डिक्रीज कर जाए, या मैं कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक, ये फैक्टर है ना मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं कि जैसे ही हमारे इस आर्टेरियल ब्लड के अंदर या धमनियों के अंदर, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहां पर जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक और हार्मफुल है, उसे हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेन के पास पूरा मैंने अभी बताया आपको न्यूरल कंट्रोल, उस न्यूरल मैकेनिज्म को मैसेज दे देंगे, CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा, फ्रेश एयर को वापस अंदर ले लो। क्लियर है शायद यहां तक सभी, पल्ले पड़ गई सारी बातें। यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन की बात करूंगा यहां पर, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ रियली में कि किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं और कैसे AIPMT में पूछे जा चुके। देखिए वो क्वेश्चन, देखिए बेटा, AIPMT 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, जब आप अपनी श्वास रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस परिवर्तन आपको फिर से श्वास लेने के लिए, फिर से श्वास
लेने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नोट करें एक बार आप। तो बेटा क्वेश्चन नोट किया शायद आपने। इसके ऑप्शन देखें कैसे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन CO2 सांद्रता का बढ़ना और O2 सांद्रता में गिरावट O2 सांद्रता में गिरावट CO2 सांद्रता का बढ़ जाना, CO2 सांद्रता में गिरावट। देखो मैंने अभी आपको बताया, एक लाइन में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि हमारे रुधिर में O2 का रोल नहीं है, यहां O2 दे रखा है, गलत हो गया। यहां भी O2 दे रखा है, CO2 की सांद्रता कम रहेगी तब थोड़ी ना होगा। करेक्ट आंसर इज, समझ में आ गया होगा शायद आप। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ गए। 2-3 और क्वेश्चन की बात करता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2011। क्वेश्चन है सांस लेने के संदर्भ में यदि जानबूझकर प्रयास किया जाए तो हम में से अधिकतर के लिए निम्नलिखित में से किस एक के होने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन नोट करें। नोट किया? ऑप्शन देखिए इसके कैसे कैसे हैं। पहला ऑप्शन है कोई चाहे तो
पूरी तरह ऑक्सीजन रहित वायु को सांस से बाहर निकाल सकता है। क्या सही है कि? बेटा ध्यान रहे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सांस लेते टाइम भी और सांस छोड़ते टाइम भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा रहेगी, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, नाक और मुंह, नाक एवं मुंह दोनों को पूरी तरह बंद करके, दोनों को पूरी तरह बंद करके यूस्टेकियन नलिका द्वारा सांस बाहर छोड़ा जा सकता है। क्या सही है क्या? करके देख लो, नाक और मुंह बंद करो, एयर बाहर नहीं जा पाएगी। तीसरा देखते हैं, बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को पूर्ण रूप से खाली किया जा सकता है। क्या ऐसा है क्या पॉसिबल? नहीं, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी एयर रह जाती है, आपको पता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ ऑब्वियसली करेक्ट है। कोई चाहे तो बिना पसलियां हिलाए, कोई चाहे तो बिना पसलियों को हिलाए केवल डायफ्राम की मदद से एयर या वायु को बाहर एवं अंदर ले सकता है। सही है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है कि डायफ्राम को अप एंड डाउन करवा दें तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, प्रेशर में चेंज आ जाएगा, तो ऐसे में एयर को इन और आउट किया जा सकता है। क्लियर? तो आपने देखा, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि आपको टॉपिक में पकड़ आ जाए थोड़ा। जैसा कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया
पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर यहां पर दे रखा है PO2 PCO2, यहां दे रखा है एटमॉस्फेरिक एयर, यहां दे रखा है एल्यूलाई, यहां दे रखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां दे रखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां दे रखा है टिश्यू। ऐसा दे रखा। पहला ऑप्शन यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। यहां 0.3, यहां 104, यहां पर 40, यहां पर 45, यहां पर 40, और यहां पर आपको ए, बी, सी और डी आइडेंटिफाई करना। तो देखो बेटा, ए क्या होगा 159 mmHg, बी क्या होगा 40 mmHg, सी क्या होगा 95 mmHg, और डी क्या होगा 45। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं कि एक साइड में वॉल्यूम और कैपेसिटी दे दिया जाए और फिर दूसरी साइड में उसकी वैल्यू भी दे दी जाए और फिर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन दिया गया, दी गई सूची में एक सामान्य वयस्क मानव मनुष्य की वयस्क मानव या मनुष्य की श्वसन क्षमताएं और श्वसन आयतन दिए गए। श्वसन आयतन दिए गए हैं। ए, बी, सी एंड डी। यहां पर दे रखा है आरवी, यहां दे रखा है वीसी, यहां दे रखा है IRV, यहां दे रखा है IC, और इस साइड में दे रखा है 2500 ml, 3500 ml, 1200 ml, 4500, ऐसा दे रखा। क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो इसके बाद पूछा गया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर दे रखा है ए, बी, सी एंड डी। यहां पर दे रखा है बी, सी, डी एंड ए। यहाँ 4500 ml, 2500 ml, 1200 ml एंड 3500 ml। यहाँ पर 3500 ml, 4500 ml, 2500 ml एंड 1200। क्वेश्चन नोट करें एक बार। दी गई सूची में एक सामान्य वयस्क मानव की श्वसन क्षमताएं और श्वसन आयतन दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, आरवी आपको याद है 1100 से
1200 ml होता है, VC 4500 ml होता है, IRV 2500 से 3000 ml होता है, IC 3000 से 3500 ml होता है। शायद ये वैल्यू यदि आपको पता है तो आपको ये भी पता लग गया ABCD का करेक्ट मैच नहीं दे रखा, पहले तो आपको मैच करवाना पड़ेगा। आरवी कभी 2500 हो ही नहीं सकती, तो ये वैल्यू आरवी कहाँ है, तो ये मैच था। VC 4500, ये 2500, ये, और फिर तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, हमने मैच करवाया भी। और फिर यहां पर देखो ए की वैल्यू आरवी की 4500 हो सकती है क्या, गलत। बी की वैल्यू 2500 हो सकती है क्या, गलत। सी की वैल्यू 1200 हो सकती है क्या, गलत। डी की वैल्यू 3500, डी की वैल्यू 3500, हाँ ये सही है। यहां देखो बी की वैल्यू 3500, गलत। सी की वैल्यू 4500, गलत। डी की वैल्यू 2500, गलत। ए की वैल्यू 1200, सही। तो करेक्ट आंसर इज 4। तो देखिए बेटा, आज के डिस्कशन में मैंने आपको 5-4 क्वेरीज भी डिस्कस किए हैं और मैंने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के रेगुलेशन मैकेनिज्म या उनके नियमन को बताया। और नियमन मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक न्यूरल और दूसरा रासायनिक। रासायनिक यदि पूछा जाए तो किसके बेसिस पर है, CO2 का लेवल बढ़े, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़े, या pH लेवल डिक्रीज करे, या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े, लेकिन O2 का सिग्निफिकेंट रोल नहीं। इसके अलावा न्यूरल में मैंने क्या बताया, 2 तरीके से, जनरली इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, लेकिन अप टू ए लिमिट हम वॉलेंट्री कर सकते हैं। यदि वॉलेंट्री कर रहा है तो सेरेब्रल कोर्टेक्स का हिस्सा जो फोर ब्रेन का पार्ट है, और हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट पॉन्स एंड मेडुला जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रोल कर रहे हैं। पॉन्स के अंदर कौन कौन से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक हाइपोथेटिकल सेंटर लोकेटेड होते हैं, जबकि मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या DRG डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप निहित होते हैं। तो आज मैंने आपसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में या श्वसन के नियमन में चर्चा की। अगली क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच।